प्राचीन भारत का इतिहास अत्यंत ही विविध रहा है। यहाँ राजतांत्रिक राज्यों के साथ साथ कुछ ऐसे भी राज्य थे जहाँ राजा राज्य का स्वामी नहीं था। इन राज्यों में एक समिति हुआ करती थी जहाँ विभिन्न लोग भिन्न भिन्न विषयों पर अपना मत रखते थे और इन विषयों पे वाद विवाद करने के पश्चात ही एक निर्णय पर पहुंचा जाता था। तो क्या इस व्यवस्था से हम यह कह सकते हैं कि इन राज्यों में लोकतंत्र था? इस वीडियो में हम इस प्रश्न के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे और इसके लिए हमको लगभग 2600 वर्ष पूर्व जाना होगा जब ऐसे राज्य भारत में उपस्थित थे। इन राज्यों को प्राचीन ग्रंथों में गण या संघ की उपाधि दी गई है और इन गणों का इतिहास जानने से पहले हमको गण शब्द के बारे में जानना होगा। गण शब्द का इतिहास अत्यंत ही पुराना है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में किया गया है। इन वैदिक ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग एक लोगों के समूह के लिए किया गया है जिसके हर सदस्य को शस्त्र धारण करना आवश्यक था। यह वैदिक गण किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। एक स्थायी निवास न होने के कारण हम इन वैदिक गणों को राज्य की उपाधि नहीं दे सकते। हम यह कह सकते हैं कि यह वैदिक गण योद्धाओं का एक समूह थे जो एक जगह से दूसरी जगह सदैव युद्ध में उलझे रहते थे। इन वैदिक गणों की एक और विशेषता थी, यहाँ वर्ण एवं जाति जैसा कोई वर्गीकरण हमको देखने को नहीं मिलता और हम यह पाते हैं कि इन वैदिक गणों के जो प्रमुख हुआ करते थे उनको गणस्य राजा या गणपति की उपाधि दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि इन वैदिक गणों में एक विशाल परिवर्तन आता है। इस विशाल परिवर्तन के दो मुख्य कारण थे। पहला तो वर्ण व्यवस्था का इन वैदिक गणों में सुदृढ़ होना और दूसरा था कि इन वैदिक गणों का एक स्थायी निवास स्थान पर बसना। एक स्थायी निवास पर बसने के कारण हम देखते हैं कि यह वैदिक गण राज्य का रूप लेने लगे थे, लेकिन यह वैदिक गण जो अब राज्य बनते जा रहे थे वह अन्य राज्यों से भिन्न थे। इसका कारण था प्रभावशाली क्षत्रिय वर्ग। जैसा कि हम जानते हैं उत्तर वैदिक काल में इन वैदिक गणों में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो रही थी। वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ होने के कारण इन वैदिक गणों में प्रभावशाली क्षत्रिय वर्ग अपनी प्रभुत्वता स्थापित करने में सक्षम हो गया था और इसी के कारण अधिकतम भूमि इन वैदिक गणों में क्षत्रिय वर्ग के पास थी। यद्यपि इन गणों में अन्य वर्ण भी थे परंतु लगभग सारे संसाधन क्षत्रिय वर्ग के पास ही थे और इसी कारण से शासन प्रणाली में क्षत्रिय वर्ग का ही बोलबाला था। तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इन वैदिक गणों में दो प्रभावशाली परिवर्तन हुए। पहला तो वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ होना और इसके कारण क्षत्रिय वर्ग की प्रभुत्वता और दूसरा बड़ा परिवर्तन था इन वैदिक गणों का राज्य का रूप ले लेना जिसकी निश्चित सीमाएं थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में जो गण थे उनकी सूचना हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। यह बौद्ध ग्रंथ हमको इन गणों के शासन प्रणाली के बारे में भी अवगत कराते हैं और इन बौद्ध ग्रंथों की माने तो यह गण मुख्यतः दो प्रकार के थे। प्रथम तो वह गण जहां एक ही क्षत्रिय कुल का राज्य था, जैसे कि गौतम बुद्ध का शाक्य राज्य जहां शाक्य कुल का शासन था। शाक्यों का यह गण वर्तमान समय के नेपाल तराई क्षेत्र में स्थित है। वहीं दूसरे प्रकार के गण में विभिन्न क्षत्रिय कुल मिलकर शासन करते थे। इस प्रकार के गण का उदाहरण है मल्ल एवं वृज्जी महाजनपद। यदि हम वृज्जी महाजनपद की बात करें तो यहाँ कम से कम 8 क्षत्रिय कुलों का शासन था। वृज्जी जनपद वर्तमान समय के उत्तर बिहार में स्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में वृज्जी जनपद की राजधानी वैशाली में एक महोत्सव होता था जहां वृज्जी गणसंघ के सभी क्षत्रिय कुल एक दूसरे से भेंट करते थे। जिस विशाल स्थान पर यह मिलन आयोजित किया जाता था उसे संथागार या संस्थागार कहा गया है। राज्य संबंधित किसी भी निर्णय के लिए विभिन्न क्षत्रिय कुलों के प्रमुख इसी स्थान पर बैठते थे।
जो इस बैठक की अध्यक्षता करता था उसे प्रमुख कहा जाता था। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसी समय वृज्जी गणसंघ के दक्षिणी पड़ोसी मगध में पूर्ण रूप से विपरीत व्यवस्था व्याप्त थी, जहां राजा स्वयं ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति रखता था। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित यह सभी गण हिमालय की तलहटी में स्थित थे, जो कि वर्तमान समय का नेपाल एवं उत्तर बिहार का क्षेत्र है। यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि यहाँ भी गैर राजतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान थी। जिन विदेशी स्रोतों में हमें सिकंदर के भारतवर्ष पर आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है, उन्हीं स्रोतों के अनुसार उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अनेक गणतंत्र वर्तमान थे। महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार इन गणों में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। दुर्भाग्यवश हमें इन गणों के बारे में अधिक साक्ष्य नहीं मिलते। इसी कारण से इन गणों की शासन प्रणाली संबंधित कोई भी सूचना दे पाना इतिहासकारों के लिए अत्यंत ही कठिन है। अभी तक हमने इन प्राचीन गणों के इतिहास एवं शासन प्रणाली को समझने का प्रयास किया है, किंतु अभी भी हम अपने मूल प्रश्न को ढूंढ नहीं पाए हैं कि क्या इन प्राचीन गणों में व्याप्त व्यवस्था को हम लोकतंत्र कह सकते हैं। यदि हमें अपना उत्तर जानना है तो हमें इन गणों में वर्तमान व्यवस्था की तुलना उसी समय के एथेंस राज्य में लागू व्यवस्था से करनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ इतिहासकारों के अनुसार लोकतंत्र का जन्म स्थान एथेंस राज्य था। तो यदि हमें अपना उत्तर जानना है तो हमें एक एक करके इन गणों एवं एथेंस की कार्य प्रणाली की तुलना करनी होगी। यदि हम प्रथम बिंदु की बात करें तो हम देखते हैं कि एथेंस में सभी वयस्क पुरुषों को अपने राज्य की कार्य प्रणाली में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यहाँ हर महीने एक सभा का आयोजन होता था, जहाँ ये सभी पुरुष अपने अपने मत व्यक्त कर सकते थे और इस प्रकार से अपने राज्य से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में अपना योगदान दे सकते थे। इतिहासकारों की माने तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में एथेंस की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख थी, जिसमें 60,000 वयस्क पुरुष थे। इसका यह अर्थ हुआ कि 1/4 जनसंख्या एथेंस में राज्य की शासन प्रणाली में सीधे भाग ले सकती थी। वहीं हम भारतीय गणों की बात करें तो हम देखते हैं कि राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय क्षत्रिय कुलों के प्रमुख ही ले सकते थे। अन्य कोई भी वर्ग इस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। दूसरे बिंदु की बात करें तो हम पाते हैं कि एथेंस में राज्य संबंधित निर्णय लेने के लिए एक सभा थी जिसका नाम था बूले। इस सभा के कुल 500 सदस्य थे और राज्य का कोई भी नागरिक इस सभा का सदस्य बन सकता था। यह सभा प्रतिदिन मिलती थी और राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करके निर्णय लेती थी। बूले में वर्तमान सभी सदस्य एक निश्चित सीमा तक सभा के सदस्य बने रह सकते थे। उसके पश्चात पुनः चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होती थी और यह चुनाव किसी भी नागरिक को बूले का सदस्य बना सकता था। अंतिम बिंदु की बात करें तो हम देखते हैं कि एथेंस में सेनापति जैसे महत्वपूर्ण पद का निर्णय चुनाव द्वारा होता था। वहीं भारतीय गण में जो क्षत्रिय सबसे प्रभावशाली एवं धनी था, वही सेना अध्यक्ष बनता था। यदि हम भारतीय गण एवं एथेंस की कार्य प्रणाली की संक्षिप्त रूप में तुलना करें तो हम पाते हैं कि जहां एथेंस में सभी वयस्क पुरुष अपने राज्य की कार्य प्रणाली में भाग ले सकते थे, वहीं भारत के गणों में यह अधिकार मात्र क्षत्रिय कुल प्रमुखों को प्राप्त था। एथेंस में राज्य का कोई भी वयस्क पुरुष आम सभा का हिस्सा बन सकता था, किंतु भारतीय गणों में केवल क्षत्रिय ही इन सभाओं में भाग लेने के अधिकारी थे। इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने के पश्चात यह सिद्ध होता है कि भारतीय गणों में लोकतांत्रिक प्रणाली विद्यमान नहीं थी। अवश्य ही यह गण राजतांत्रिक राज्यों से भिन्न थे, परंतु हम इन गणों को लोकतंत्र नहीं कह सकते। हम इस प्रणाली को कुलीन तंत्र कह सकते हैं। कुलीन तंत्र वह प्रणाली होती है जिसमें एक व्यक्ति का शासन ना होकर एक समूह का शासन होता है। भारतीय गणों की दृष्टि से देखें तो यहाँ क्षत्रिय वर्ग का शासन था।
तो इसी प्रकार हम इन भारतीय गणों को कुलीन तंत्र कह सकते हैं। अब भले ही यह व्यवस्था पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थी, पर तब भी ऐसी व्यवस्था अन्य लोगों के लिए कौतूहल का विषय थी। इसका उदाहरण हमें 3वीं शताब्दी के एक बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में देखने को मिलता है। ललित विस्तर में एक प्रसंग आता है जहां पर वैशाली के लोगों का उपहास उड़ाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, वैशाली लिच्छवी गणसंघ एवं वृज्जी गणसंघ की राजधानी थी। तो हमको ललित विस्तर में यह बताया जाता है कि वैशाली लिच्छवी राजाओं से भरी हुई है, जहां हर एक व्यक्ति कहता है कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। इस प्रसंग से हम यह समझ सकते हैं कि अन्य राजतांत्रिक राज्यों के लिए इन गणों में व्याप्त व्यवस्था समझ से परे थी। संभव है कि यदि मगध राज अजातशत्रु वृज्जी गणसंघ का सर्वनाश नहीं करते तो यह व्यवस्था लोकतंत्र का रूप लेने में सफल रहती। यदि आपको जानना है कि मगध और वृज्जी गणसंघ में यह युद्ध कैसे हुआ, तो कृपया करके यह वीडियो देखें जिसमें मैंने इस 16 वर्षीय युद्ध की पूरी जानकारी दी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।